हेलो बच्चों, कॉन्सेप्ट फटाफट इन 15 मिनट सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम 15-15 मिनट के वीडियो आप लोगों के लिए लगातार बना करके ला रहे हैं, यूट्यूब में अपलोड कर रहे हैं ताकि आप लोगों का रिवीजन अच्छा होता रहे। और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने क्लास 12th का केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद आगे के क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इस चैप्टर में स्कोर करना। तो कौन सा टॉपिक है जो आज मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं? आज जो टॉपिक आपके सामने लेकर के आ रहा हूं वो है बेटा आणविकता। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आणविकता, जिसे हम मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। तो आखिर मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है और इस टॉपिक का इस चैप्टर में क्या रोल है, क्यों ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, चलिए समझते हैं। तो आखिर आणविकता क्या होता है? दरअसल ऐसा माना जाता है कि कोई भी अभिक्रिया तब होता है जब अभिकारक के जो अणु होते हैं उनके बीच में टकराव होता है, वो टकराते हैं, वो कोलाइड होते हैं, तभी रिएक्शन होता है। तो जब तक जो अभिकारक होते हैं उनके अणु आपस में टकराएंगे नहीं, रिएक्शन होगा नहीं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि किसी भी अभिक्रिया में कितने सारे अणु एक समय पर आपस में टकरा सकते हैं। जब भी कोई अभिक्रिया होता है तो उस अभिक्रिया में हमें यह देखना होता है कि एक समय में कितने सारे अणु आपस में साइमल्टेनियसली टकरा सकते हैं, और जितने अणु टकराव में भाग लेंगे उसी को हम आणविकता कहते हैं। पर यह परिभाषा सुनने से थोड़ा जटिल लगता है। चलिए पहले एक सिंपल परिभाषा बताता हूं, उसके बाद फिर ये जो टकराव वाला कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगा। आणविकता का एकदम सिंपल भाषा में यह मतलब होता है, आणविकता का एकदम सिंपल भाषा में यह मतलब होता है कि किसी भी अभिक्रिया में कितने सारे अणु भाग लेंगे, कितने सारे अणु किसी भी अभिक्रिया में भाग लेंगे, इसको हम आणविकता कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आपके सामने मैंने यहां पर रखा हुआ है। इस अभिक्रिया को देखो, इस अभिक्रिया में आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहां पर एक अणु रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, भाग ले रहा है। तो आप कह देना कि जब भी किसी अभिक्रिया में एक अणु भाग लेगा तो फिर इस अभिक्रिया का आणविकता होगा एक। तो बेटा आणविकता को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं। तो अगर कोई पूछेगा कि मॉलिक्यूलैरिटी 1 कब होगा, तो तुम कह देना कि जब भी किसी रिएक्शन में एक अणु भाग लेगा तब उस अभिक्रिया का आणविकता होगा 1। जब किसी अभिक्रिया में दो अणु भाग लेंगे, जब किसी अभिक्रिया में दो अणु भाग लेंगे तो कह देना उस अभिक्रिया का आणविकता है 2, उस अभिक्रिया का आणविकता है 2। और जब भी किसी अभिक्रिया में 3 अणु भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप कह देना कि उस रिएक्शन का आणविकता है यानी कि मॉलिक्यूलैरिटी है 3। तो आखिर आणविकता क्या होता है? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन द सिंगल एलिमेंट्री स्टेप ऑफ द रिएक्शन। किसी भी अभिक्रिया के एक चरण में कितने सारे अणु भाग लेंगे या भाग लेते हुए नजर आएंगे, इसी को हम आणविकता कहते हैं, इसी को हम आणविकता कहते हैं। तो सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा जहां पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जितने सारे अणु अभिक्रिया में भाग लेंगे उसी को आणविकता कहते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आणविकता कभी भी 3 से ज्यादा नहीं होता। जैसे इसमें आणविकता कितना है बेटा? 1। आणविकता कितना है? 2। आणविकता कितना है? 3। तो याद रखना आणविकता कभी भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, आणविकता कभी भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो एक एग्जांपल देखते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जांपल आपको दिखाता हूं। जैसे ये एग्जांपल देखो, ये देखो 4HBr जब O2 से क्रिया करेगा तो 2Br2
और 2H2O बनता है। अब अगर मैं कहूंगा इस अभिक्रिया में आणविकता कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर यहां पर एक अणु भाग ले रहा है, तो हम समझ गए आणविकता 1 होगा। यहां पर 2 अणु भाग ले रहे हैं तो आणविकता 2 होगा। यहां पर 3 अणु भाग ले रहे हैं, SO2 का 2 अणु, O2 का 1 अणु, तो हो गया 3 अणु। तो यहां पर 3 अणु भाग ले रहे हैं तो आणविकता होगा 3। तो उस हिसाब से यहां पर देखो HBr का 4 अणु है और O2 का 1 अणु है, तो ऐसे में आपको लगेगा कि इसमें तो आणविकता 5 होना चाहिए। लेकिन मैंने क्या बोला, कभी भी आणविकता 3 से ज्यादा नहीं होता, कभी भी आणविकता 3 से ज्यादा नहीं होता। तो फिर इस अभिक्रिया में कैसे करेंगे, तो अब गौर से सुनिए। जब भी किसी अभिक्रिया में 3 से ज्यादा अणु भाग लेते हुए नजर आए तो समझ जाना ये कोई सिंपल रिएक्शन नहीं है, ये कोई सामान्य रिएक्शन नहीं है। ऐसे अभिक्रियाओं को जटिल अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, जब भी किसी अभिक्रिया में 3 से ज्यादा अणु भाग लेते हुए नजर आए तो समझ जाना ये एक जटिल अभिक्रिया है, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जानते हैं किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जो एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा स्टेप में होते हैं या पूर्ण होते हैं। भले ही इन अभिक्रियाओं को हम एक बार में लिख देते हैं, भले ही इन अभिक्रियाओं को एक बार में लिख देते हैं, पर क्योंकि ये जटिल अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल है, तो जटिल अभिक्रिया उस अभिक्रिया को बोलते हैं जिसको भले ही हम एक चरण में लिख देते हैं पर वास्तविक रूप से ये एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा चरण में संपूर्ण होता है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूं ये रिएक्शन कितने स्टेप में होता है। अभी तो आप इस रिएक्शन को एक ही स्टेप में देख रहे हैं, पर मैं आपको बताता हूं कि ये रिएक्शन एक्चुअली कितने स्टेप में होता है। ध्यान सुनना बेटा, ये रिएक्शन कितने स्टेप में होता है मैं आपको दिखाता हूं। ये रिएक्शन कितने स्टेप में होता है, तो ये रिएक्शन दरअसल 3 स्टेप में होता है। ये रिएक्शन 3 स्टेप में होता है। क्या होता है, यहां 4 HBr है और 1 O2 है। दरअसल होता क्या है, 4 HBr में से 1 HBr O2 से रिएक्शन करके HOOBr बनाता है, HOOBr बनाता है। यह है पहला स्टेप। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि ये जो HOOBr बना है ये फिर से एक और HBr के साथ रिएक्शन करेगा और बना देगा 2HOBr। क्या बना देगा, 2HOBr। फिर ये जो HOBr बना है, फिर ये जो HOBr बना है, ये बचे हुए एक और HBr के साथ, एक और HBr के साथ रिएक्शन करेगा और ये Br2 और H2O में बदल जाएगा। पर अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए देखो, अभी तक 1 2 3 HBr यूज हुआ है। यहां पर कितने HBr है बेटा, 4 HBr है। तो अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए इस स्टेप को बेटा हम 2 से गुणा करते हैं। इस स्टेप को 2 से गुणा करेंगे। अब चलिए हम एक संपूर्ण एक ओवरऑल इक्वेशन लिखेंगे। तो बेटा आप देख सकते हो, आप यहां पर देख सकते हो कि ये HOOBr, ये HOOBr कट जाएगा ये 2HOBr है और ये भी 2HOBr है। भाई यहां 2 से गुणा हुआ है, अब ये 2 से गुणा हुआ है तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो ये 2HOBr बन गया और यहां भी 2HOBr है, तो ये और ये कट जाएगा। अब आपके पास क्या बचा बेटा, HBr बचा, HBr बचा और यहां पर 2 HBr बचा, तो हो गया बेटा 4 HBr। तो ये हो गया 4 HBr। उसके बाद O2 बचा है, O2 बचा है। उसके बाद इधर क्या बचा है, इधर बचा है बेटा 2Br2 और क्या बचा है बेटा 2H2O। ये देखो, तो ये वही अभिक्रिया है जो आपको यहां पर दिख रहा था। देख लो, ये वही अभिक्रिया है जो आपको यहां पर दिख रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा कि इस अभिक्रिया में देखने से ऐसा लग रहा था कि 5 अणु भाग ले रहे हैं।
जो कि सही भी है। लेकिन जब भी किसी अभिक्रिया में 3 से ज्यादा अणु भाग लेते हुए नजर आए तो समझ जाना कि वो एक जटिल अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जो एक स्टेप में नहीं होता बल्कि कई अलग अलग स्टेप में होता है। तो ये जो अभिक्रिया है, भले ही उसको हम लिखते तो ऐसे हैं पर यह अभिक्रिया 3 स्टेप में होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यह पता लगाया कि यह रिएक्शन कितने स्टेप में होगा। इसके बाद हमें यह पता करना होता है कि इन सभी स्टेप में से कौन सा स्टेप स्लो हुआ, इन सब में से कौन सा स्टेप सबसे स्लो होता है। तो बेटा ये जो पहला वाला स्टेप है ये एकदम स्लो होता है, उसके बाद इधर के रिएक्शन फास्ट होने लगते हैं। तो अब आपको करना क्या है, जब भी आपके सामने कोई जटिल अभिक्रिया आ जाए तो सबसे पहले यह पता लगाओ कि वो अभिक्रिया कितने स्टेप में होगा, और दूसरा पॉइंट यह पता लगाओ कि उसमें से कौन सा स्टेप स्लो होगा। फिर उसके बाद स्लो स्टेप में कितने अणु भाग ले रहे हैं ये देखो, स्लो स्टेप में कितने अणु भाग ले रहे हैं वो देखो, क्योंकि वही आणविकता होने वाला है। तो यहां पर स्लो स्टेप में 2 अणु भाग ले रहे हैं, तो फिर ऐसे में इस अभिक्रिया का आणविकता होगा बेटा 2। तो शुरू में क्या लग रहा था कि यहां पर आणविकता 5 होगा, पर आणविकता 5 कभी भी नहीं हो सकता, आणविकता 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर आपको 3 से ज्यादा अणु दिखाई दें तो पहले उसको स्टेप वाइज लिख लो और यह पता करो कि कौन सा स्टेप स्लो है। जब आपको यह पता चल जाए कि कौन सा स्टेप स्लो है तो यह देख लेना कि उस स्टेप में कितने सारे अणु भाग ले रहे हैं, फिर वही आणविकता होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि किसी अभिक्रिया को कितने स्टेप में लिखेंगे, और मान लो पता चल भी गया कि किसी अभिक्रिया को कितने स्टेप में लिखेंगे, तो यह कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला स्टेप स्लो होगा। तो ये सब आपको आगे सिखाया जाएगा। अभी ये एग्जाम्पल फिलहाल तो आपको याद रखना है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आणविकता 3 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता, अब मैं आपको ये बताता हूं आणविकता 3 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता। तो बेटा आणविकता का असल परिभाषा यह है कि कितने सारे अणु एक ही समय में आपस में टकरा पाएंगे, कितने सारे अणु एक ही समय में आपस में टकरा पाएंगे, इसी को आणविकता कहते हैं। और कभी भी एक ही समय में 3 से ज्यादा अणु आपस में नहीं टकरा सकते। दिखाता हूं कैसे। जैसे ये देखो, मान लो बेटा कि मैंने यहां पर एक 2 डायमेंशनल प्लेन ले लिया, मैं यहां पर 2 डायमेंशनल प्लेन ले लेता हूं, ठीक है। अब आप देखो कि यहां पर 2 अणु आपस में बहुत आसानी से टकरा सकते हैं, 3 अणु भी आपस में साइमल्टेनियसली टकरा सकते हैं। लेकिन अगर 3 से ज्यादा हुआ, अगर आप 3 से ज्यादा लोगे तो आप साफ साफ देख सकते हो बेटा कि ये तो आपस में टकरा रहे हैं, 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 लेकिन ये दोनों आपस में नहीं टकरा पा रहे हैं, ये दोनों आपस में नहीं टकरा पा रहे हैं। तो जब तक 3 अणु लोगे तो 3 अणु एक ही समय में आपस में टकरा सकते हैं, पर 3 से ज्यादा अणु आपस में नहीं टकरा सकते। इसीलिए आणविकता 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकता। 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 अणु कभी भी साइमल्टेनियसली कोलाइड नहीं हो सकते, इसीलिए आणविकता कभी भी 3 से ज्यादा नहीं होता। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं अब आप लोगों को आणविकता समझ में आ गया होगा, और आप इस बात की चिंता मत कीजिए कि कोई जटिल अभिक्रिया कितने स्टेप में होगा वो कैसे पता लगाएंगे, कौन सा स्टेप स्लो होगा वो कैसे पता लगाएंगे। आगे धीरे धीरे वीडियोस के माध्यम से आप तक मैं जानकारी पहुंचाता रहूंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलूंगा इसी चैप्टर के एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए। टेक केयर बच्चा लोग, बाय बाय।